Good morning, students, and welcome to 11th class. Best of luck for NEET JEE CET exam. From today, we are starting the online lecture of Basics of Chemistry. अभी हम बेसिकली बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास के लिए जो बेसिक लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। मींस बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री के हैं, मींस केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो पूरे केमिस्ट्री के लिए कॉमन है। वो अपने आप में एक चैप्टर भी हैं, बट वो पूरे केमिस्ट्री के लिए बेसिक है। तो हमें बेसिकली केमिस्ट्री समझने के लिए ये कुछ बेसिक्स हमें सीखने होंगे। जैसे हम कुछ बताते हैं आपको, जैसे यदि हम केमिस्ट्री की बात करें यहाँ पर, यदि हम केमिस्ट्री में बात करें यहाँ पर, तो केमिस्ट्री के बेसिकली आपको 3 ब्रांचेस आपको पढ़ने होते हैं। दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, एक यहां पर मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आप लोगों के सिलेबस में यदि हम कंप्लीट बात करें तो टोटल आपकी जो सिलेबस में है फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो यदि हम फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चैप्टर जैसे लिखना चाहें, जो हम अभी आपको समझाएंगे, क्लियर, ये बेसिक चैप्टर जो है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला बेसिकली इसमें आ जाता है एक मोल कॉन्सेप्ट, एक आएगा इसमें मोल कॉन्सेप्ट, फिर आएगा इसमें रिडॉक्स रिएक्शन, फिर यहां पे आएगा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा बेसिकली हम यहां पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की जो बात करते थे, मींस डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, उनका भी बेसिकली हम यहां पे बात करेंगे। दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक और बेसिकली जो हम कॉन्सेप्ट यहां पे लिखना चाहेंगे, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। दैट इज एसिड प्लस बेस प्लस सॉल्ट। ये आपके 11th का चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आपने 10th में भी ये पढ़ा हुआ, तो इसका हमें बेसिक्स देखना होगा यहां पर। वो क्लियर। तो ये बेसिकली अपने आप में चैप्टर्स भी हैं, बट ये पूरे केमिस्ट्री के लिए बेसिक है। तो इनको मुझे पहले एक बार हम इस पर बात करेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। या हम पहले लिखना चाहें यहाँ पर, तो क्या लिख दें यहाँ पर, पहले हम स्टडी ऑफ कार्बन की हम यहाँ पे स्टडी देखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे IUPAC की बात करेंगे, फिर बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। क्लियर। यदि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें यहाँ पर, तो जो बिल्कुल बेसिक है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक और लेक्चर यहां पर, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। मींस ये अपने आप में चैप्टर्स भी हैं, बट अभी हम इनके बेसिक्स की बात करेंगे। मींस यदि हम यहां पर बेसिक बात करना चाहें, तो मुझे कुछ हम यहां पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मींस एलिमेंट्स क्या हैं, ये वाला पार्ट हमें देखना होगा। फिर हम बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे।
आगे चल के हम डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें इसके बेसिक समझने होंगे। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ कार्बन, मींस कार्बन को अलग से स्टडी करने के लिए पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाया गया पर। उसमें बेसिक्स कौन कौन से आएंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर सभी यहाँ पे रहेंगे, एसिड बेसिस सॉल्ट, मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की भी हम बात करेंगे यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ते हैं। कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट, मींस उसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट, रिएक्शन बेसिकली एक ही डायरेक्शन में हो रहा है कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पर। क्लियर? केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या है? स्पीड कम है कि ज्यादा है? स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे? तो ये सभी बातों का डिस्कशन फिजिकल केमिस्ट्री में हम करते हैं पर। मींस फिजिकल केमिस्ट्री गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ रिएक्शन, रिगार्डिंग द मेल्टिंग पॉइंट, रिगार्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, मींस थर्मोडायनेमिक नेचर ऑफ रिएक्शन, मींस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में है कि डिफरेंट डायरेक्शन में है, ये बात हमें समझना होगी। क्लियर? सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे डिटेल्ड स्टडी ऑफ कार्बन। डिटेल्ड स्टडी ऑफ कार्बन मींस एलिमेंट्स में कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाए हैं। उनको समझने के लिए, समझाने के लिए अलग से एक ब्रांच बना दिया है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इसी में बेसिकली डिटेल्ड स्टडी ऑफ कार्बन एंड IUPAC, उनके नाम कैसे लिखे जाएं, आइसोमेरिज्म भी हम बात करेंगे यहां पर। क्लियर? सिमिलरली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन कैसे करते हैं, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन क्यों होता है। ये जो एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं, उन एलिमेंट्स ने आपस में कंबाइन करके इतने कंपाउंड्स कैसे फॉर्म किए। मींस यहाँ पर डिटेल्ड स्टडी ऑफ एलिमेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पर, जिसमें पहला ही चैप्टर इसी पर बेस्ड है। उसके बाद ये केमिकल बॉन्डिंग, मींस एटम का अटैचमेंट कैसे होता है, ये बात हम सीखेंगे। मतलब ये चैप्टर आप ध्यान से देखो, इंडिविजुअल चैप्टर्स भी हैं, बट ये पूरे केमिस्ट्री के लिए कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इन सभी बातों को पहले मुझे ध्यान से समझना है। क्लियर? तो सबसे पहले यदि हम कहना चाहें, व्हाट डू यू मीन बाय द केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मींस डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है? मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और उसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। क्लियर? तो अब यहां पर केमिस्ट्री ये कितने इसके ब्रांचेस हैं जो मुझे पढ़ने हैं, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ये सब आप एक कॉपी में आप सब लिखते भी चलना यहाँ पर। और इसमें जो मैंने आपको लिखे हैं टॉपिक, जो मैंने लिखे हैं, इन्हीं को हम 1 by 1 डील करेंगे यहाँ पर। ये हम 1 by 1 आपको समझाते जाएंगे, तो आपको ध्यान से समझते जाना है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? अब नेक्स्ट बात हम करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, सबसे पहले यदि हम ये देखना चाहें कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट कैसे फॉर्म हुआ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बना कैसे, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले मेन हमें यहां पर क्या मिले? एलिमेंट्स। मींस यहां पर हमने क्या लिख दिया, यहां पर एलिमेंट्स। बेसिकली यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स, यहां पर जैसे मैंने हाइड्रोजन एक एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट के हम 2-4 के नाम लिख देते हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, यहाँ पर पोटेशियम है, बेरिलियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम,
कैल्शियम, और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे यहां पर। तो ये एलिमेंट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होल केमिस्ट्री सब्जेक्ट, मतलब पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट बनाया किसने यहां पर? तो एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट केमिस्ट्री। पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में कैसे आया? बिकॉज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। कैसे? ये एलिमेंट्स डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने लगे। उन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे यहाँ पर। फिर देखा बेसिकली ये पार्ट फिजिकल का है कि ऑर्गेनिक का है कि इनऑर्गेनिक का है, तो उसमें हम डिवाइड करते चले गए। कोई सिंपल ही आपसे पूछे केमिस्ट्री सब्जेक्ट बनाने वाले लोग कौन हैं, तो एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एलिमेंट्स ने ही बेसिकली ये सभी कंपाउंड्स बनाए हैं, एलिमेंट्स ने ही ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट बनाया है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर है। तो सबसे पहले यदि मुझे केमिस्ट्री सीखना है, यदि मुझे केमिस्ट्री ठीक से पढ़ना है, तो मुझे सबसे पहले इन एलिमेंट्स के रिगार्डिंग आइडिया होना चाहिए। एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या इनके नेचर हैं, इनका प्लेसमेंट कहां पर है, इनको कहां पर क्लासिफाई किया गया। मींस पूरा सब्जेक्ट का ओरिजिन है ये एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ओरिजिन है यहां पर केमिस्ट्री के लिए। पूरा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो बनाया उसके बेसिस में कौन है, तो एलिमेंट्स। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, मुझे इन एलिमेंट्स के रिगार्डिंग प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। ये बिल्कुल रूट है यहां पर जो केमिस्ट्री फॉर्म करते हैं यहां पर। तो एलिमेंट्स के रिगार्डिंग हम यहां पर डिटेल में बात करेंगे। यहां पर एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, इनके नेचर क्या हैं, कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं। ये बहुत सी बातें हमें यहाँ पर डिस्कशन करनी होंगी रिगार्डिंग दी एलिमेंट्स। तो इसके लिए अलग से चैप्टर भी बना हुआ है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो हम डिटेल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इसकी यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब अगला पॉइंट यदि हम बात करना चाहें, अगला पॉइंट हम यहाँ पर कहना चाहें, अगला पॉइंट बेसिकली क्या है, मान के चलो यहां पर सब कोई सा भी एक पार्टिकल है, पार्टिकल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का जब डिस्कशन होता है तो बेसिकली पहले क्या बोला जाता था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। फिर बाद में बेसिकली रिसर्च हुआ तो पता चला सबसे छोटे पार्टिकल्स कौन से हो जाते हैं। एटम के अंदर यहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सभी बेसिकली न्यूक्लियस में कौन आपको मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर एटम की बात करें तो मान के चलो मैंने यहाँ पर सेंटर में क्या बना दिया, न्यूक्लियस। मैंने इस टाइप से यहाँ पर ये ऑर्बिट बना दिए, यहाँ पर ये इस टाइप से मैंने ऑर्बिट बनाए हैं। क्लियर। अब यहाँ पर इन ऑर्बिट्स में आप देखो, ये यहाँ पर सेंटर में क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस में बेसिकली प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। और ये बेसिकली क्या है, ऑर्बिट। इनको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ऑर्बिट, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, शेल। यहाँ पर ऑर्बिट या शेल यहाँ पर मींस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट्स। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी आप देखो, यहां पर मैंने क्या बात किया कि इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलेंगे आपको, ऑर्बिट में। कोई पूछे ऑर्बिट क्या है, इट इज इमेजिनरी पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। इट इज इमेजिनरी पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। यहां पर क्लियर। तो ये बेसिकली जो डिटेल्ड स्टडी है ये हम बात करेंगे किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। क्लियर। तो ये एक चैप्टर हो जाएगा अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले मैंने बात किया हुआ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ऐसे ही बेसिकली हम डिफरेंट चैप्टर्स यहां पर पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद अभी कुछ बच्चों का कॉल आया था बुक्स के रिगार्डिंग।
कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं। तो बुक्स का लिस्ट हम आपको अभी बताते जाएंगे। यहाँ पर अभी भी आपको कुछ बुक्स मिलेंगे तो नहीं, यदि आपके पास एनसीईआरटी है तो उसमें से पढ़ते चलो, बट हम कुछ बुक्स के आपको नाम लिखवा देंगे यहाँ पर। फिर हम एक चैप्टर जो है, एक चैप्टर मींस जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम 1 बाय 1 डिस्कशन में जाएंगे यहाँ पर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला पॉइंट यदि हम देखना चाहें यहाँ पर, तो जैसे बुक्स की यदि हम बात करें यहाँ पर, आपको कौन कौन से बुक्स लेने हैं। तो बुक्स में बेसिकली सबसे पहले बुक्स में हमें देखना होगा कि आपका टारगेट क्या है, एग्जाम, आप कौन सा एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो। जैसे यदि मैंने कहा आपका नीट का टारगेट है, नीट यदि आपको देना है यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर कौन कौन से बुक्स आपको लेने हैं। अभी आपको ये बुक्स मिलेंगे नहीं, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा उसके बाद ही आपको बुक्स लेने होंगे, बट ये बुक्स हमें पढ़ते हैं रेगुलर बैच में। क्लियर। तो सबसे पहले यहां पर यदि हम बात करना चाहें, बेसिक जो थियोरेटिकल बुक्स है, दैट इज प्रदीप्स का एक बुक आपको पढ़ना है यहां पर। ये बेसिकली 11th में पार्ट 1 पार्ट 2, 12th में भी पार्ट 1 पार्ट 2। ये बेसिकली कंप्लीट बुक है जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड थियोरेटिकल डिस्कशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत परफेक्ट बुक है, प्रदीप्स की बुक यहाँ पर। क्लियर, नेट पे भी आप चेक कर सकोगे। तो ये बेसिकली पार्ट 11th के 2 पार्ट, 12th के भी 2 पार्ट होंगे यहाँ पर। क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव बुक्स में। ऑब्जेक्टिव बुक्स में बेसिकली एक हम यहाँ पे बात करेंगे, यदि हम ऑर्गेनिक की बात करें यहाँ पर, तो ऑर्गेनिक के लिए बुक्स आती है यहाँ पर एक एमएस चौहान। एमएस चौहान का बुक है, ये बेसिकली आपको नीट और एम्स के नाम से एमएस चौहान का बुक आपको दिख जाएगा फॉर नीट। नीट के लिए आपको दिख जाएगा एमएस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे ही यहां पर हम देखेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर यहां पर फिजिकल के लिए हम देखेंगे यहाँ पर फिजिकल, ये टोटली ऑब्जेक्टिव बुक है यहाँ पर। एन अवस्थी मींस नरेंद्र अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी का बुक है ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और इनऑर्गेनिक के लिए यदि हम बात करें यहाँ पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड एम्स, वीके जायसवाल, वीके जायसवाल यहाँ पर। ये सभी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं यहाँ पर। एक कंप्लीट बुक है जिसमें थियोरेटिकल भी है, पूरा डिटेल डिस्कशन है। 11th 12th के बुक्स हैं यहाँ पर। ये बेसिकली ऑर्गेनिक 11th 12th, फिजिकल 11th 12th, इनऑर्गेनिक 11th 12th ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। इसके बाद बेसिकली यहाँ पर एक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, एक एनसीईआरटी का फिंगर टिप्स, ये एमटीजी पब्लिकेशन का है, दैट इज एमटीजी पब्लिकेशन। ये एमटीजी पब्लिकेशन के बुक है यहाँ पर। तो नीट के लिए फिलहाल हमें ये बुक्स अपने पास होना चाहिए यहाँ पर। नीट के लिए एक तो प्रदीप्स की बुक है जो पार्ट 1 पार्ट 2 11th क्लास, और 12th के लिए भी पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ पर। तो ये नीट के लिए बुक्स आपको परचेज करने होंगे यहाँ पर। क्लियर। फिर यदि हम बात करें यहाँ पर, अब जेई में 2 बातें देखना होंगी, जेईई मेंस के लिए और जेईई एडवांस के लिए। एडवांस के लिए यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, जेईई मेंस में यदि हम एक बात करें यहाँ पर, तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा सिंगेज। सिंगेज के बुक्स आते हैं, वेरी इफेक्टिव कंप्लीट बुक है यहाँ पर सिंगेज बुक। जेईई मेंस के लिए आपने एक सिंगेज की बुक तैयार कर ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो गए। सिंगेज की बुक, इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव भी हैं, थ्योरी भी है, कंप्लीट है, और कोई बुक्स लेने की आवश्यकता भी नहीं है। बट यदि हम साथ साथ में एडवांस, तो सिंगेज तो है यहाँ पर। एडवांस में यहाँ पर फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर हम बात करें तो एमएस चौहान,
MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल के लिए यहां पर N अवस्थी और इनऑर्गेनिक के लिए बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे VK जायसवाल। ध्यान से देखो, ये वाले बुक्स मैंने नीट के लिए भी लिखे हैं, बट ये स्पेशली नीट के अलग बुक हैं। राइटर एक ही है, राइटर कॉमन है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, इजी क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर। क्लियर? तो ये जो राइटर कॉमन है, बट उनके ऑब्जेक्टिव जो हैं क्वेश्चंस वो डिफरेंट है, अलग अलग है मतलब। क्लियर? तो सबसे पहले बुक्स के रिगार्डिंग हमें क्लियर आपको कर दें। नीट के लिए आपको बुक्स ये देखना है। अभी आपके पास एनसीईआरटी भी है, तो उससे ही हम काम चलाएंगे, क्योंकि ये बुक्स अभी मिलना मुश्किल रहेगा। क्लियर? जेई के लिए, मेन के लिए यहां पर एडवांस सिंगेज कॉमन बुक रहेगा। इसके साथ साथ में जिन बच्चों का टारगेट एडवांस होगा उनके लिए बेसिकली फिजिकल का MS चौहान और ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान, फिजिकल का N अवस्थी, इनऑर्गेनिक के लिए VK जायसवाल। ये आपको बुक बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर बुक्स के रिगार्डिंग। आप लोग बेटा अभी तक जो 10th में पढ़ते थे और 11th में पढ़ने में काफी डिफरेंसेस हैं। 11th क्लास में आपको लॉजिकली, कंसेप्चुअली समझना होगा, फिर उसको अप्लाई करना होगा। अभी तक हम जो 10th में पढ़े हैं, पढ़ाई तो हम करते थे, बट एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस नहीं करते थे, एप्लीकेशन हम इन्वॉल्व नहीं करते थे। अब आपको स्पेशली क्या देखना होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट पर ध्यान रखना होगा। कॉन्सेप्ट आपको सीखने होंगे, उनको कैसे अप्लाई करना है इसकी आपको खूब प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर? तो ये तो बेसिकली मैंने बुक्स के रिगार्डिंग आपसे बात कर लिया। अभी स्टार्टिंग में एक कॉमन डिस्कशन चलता रहेगा, क्योंकि बच्चों को बेसिकली बहुत क्वेश्चन रहते हैं, कैसे बुक्स, कौन से बुक्स अच्छे रहेंगे, क्लियर, कैसे उनको पढ़ना है। इन सब बातों के डिस्कशन हम डेली आपको समझाते चलेंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। कोई दिक्कत तो नहीं। फिलहाल आपका काम जो है रटने का काम नहीं होना चाहिए, टोटली अंडरस्टैंडिंग पर आपको जाना होगा। कॉन्सेप्ट को प्रॉपर समझना होगा, कॉन्सेप्ट के डिफरेंट केसेस हैं वो सभी हमें तैयार करने होंगे। मींस अब लॉजिकली काम ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? आपको अपने दिमाग से बेसिकली सोचना ज्यादा होगा यहाँ पर। क्लियर? तो इसी टाइप से हम यहाँ पर सब बातों को देखते चले जाएंगे। तब तक आप ये बुक्स का अरेंजमेंट आप देखो, बुक्स मिल जाते हैं ठीक है, नहीं तो जब लॉकडाउन ओपन होगा तो यहाँ पर बुक स्टॉल पर ये बुक्स अवेलेबल हैं, वो बुक्स आप ले लोगे यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अभी हमने यहाँ पर जो है, अभी इस बीच में मुझे जब तक ऑनलाइन क्लासेस हैं तब तक मुझे 5-7 बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना होगा। मतलब कौन कौन से चैप्टर्स हैं या हम कहें बेसिक्स हैं, वो हम बेसिकली यदि देखना चाहें तो हम यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो भी एक बार आप लिख लो। अभी ऑनलाइन जब तक हम इस टाइप से डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो डेली आपको एक लेक्चर 40-45 मिनट का लेक्चर आपको आता जाएगा, और आपको 7 to 8 में, एक इवनिंग 7 to 8 में ये अच्छे से तैयार करना है। रफली आप नोट्स भी बनाते चलना। जब रेगुलर बैच स्टार्ट होते हैं, रेगुलर सिलेबस स्टार्ट होता है, तब ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आते हैं। क्लियर? तो अभी हमें यहाँ पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ आपको लिख देते हैं जो मुझे इन पर बात करनी है। पहला बेसिकली अपना रहेगा मोल कॉन्सेप्ट। पहला हम इस पर बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पर, फिर बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज एसिड, अच्छा, एसिड बेस प्लस सॉल्ट, ये हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर? फिर अगला बेसिकली यहां पर रहेगा एटॉमिक
स्ट्रक्चर के बेसिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक यहां पर। फिर यहां पर हम इन्वॉल्व कराएंगे दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे यहां पर। फिर यहां पर कुछ यहां पर केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे यहां पर, केमिकल बॉन्डिंग, सी मतलब केमिकल बॉन्डिंग, इसकी यहां पे बात करेंगे। और भी जो मैंने अभी बेसिक चैप्टर आपको लिखे थे उनका डिस्कशन यहां पर चलता जाएगा यहां पर। क्लियर? तो अभी तक तो मैंने एक इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा कि आगे बेसिकली हम किस टाइप से समझते जाएंगे, किस टाइप से पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। अब हम इसी सीक्वेंस में इनको हम जो है समझते चले जाएंगे। एक जैसे मोल कॉन्सेप्ट को लगभग हम 4-5 दिन में कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही हम इसको 4-5 दिन में इस टाइप से इनको कंप्लीट करते चले जाएंगे। क्लियर? तो आप इनको ध्यान से समझते जाओ। लेक्चर आप 1 या 2 बार आप ठीक से देखो, कम से कम 2 बार आप लेक्चर समझो। ये फिर भी कोई डाउट रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन डायरेक्ट आप कॉल करो। इसके चलते आप फेमिलियर भी हो जाओगे, आप में डाउट पूछने का बेसिकली जो हेजिटेशन है वो भी दूर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल फ्रीली आप कॉल करो कि सर हमें ये कॉन्सेप्ट एक बार और समझा दो, तो हो सकता है हम उसको नेक्स्ट डे लेक्चर में लें, या हम आपको फोन पर ही समझाएंगे कि इसको कैसे पढ़ना है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर? तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप खूब क्वेश्चंस आप पूछो। क्लियर? अब हम बेसिकली पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला हम कहें कि एक जो चैप्टर है वो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट पर, इसके हम कुछ बेसिक्स देखेंगे। मोल कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको होने में लगभग 1 मंथ लगभग लग जाता है। तो आपका जब रेगुलर बैच स्टार्ट होगा आफ्टर लॉकडाउन, तो हम बेसिकली पहला चैप्टर यही हम डिस्कशन में लेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो ये चैप्टर आपको इसका लेकिन बेसिक जो है सब में ही आता जाएगा, तो हम फिलहाल इसके बेसिक्स की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो आप लोग भी अब हेडिंग लिख दो यहाँ पर, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब यहां पर आप देखो, अब हम मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स देखेंगे। यहां पर ध्यान से देखो बेटा, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर जो है ये हम क्यों पढ़ें। पहली बात तो यही, ये चैप्टर क्यों पढ़ना एसेंशियल है। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर क्यों पढ़ा जाना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्यों सीखें, यहां पर क्यों उनको स्टडी करें। तो आप ध्यान से देखो, जब भी आप लैब में काम करोगे, लेबोरेटरी में जब भी आप जाते हो, तो वहां पर कुछ आप सिंथेसाइज करते हो, कुछ बनाते हो, तो वो कितनी क्वांटिटी में बनाना है, उसका अमाउंट कितना है। मींस मुझे 10 ग्राम बनाना है या 10 kg बनाना है, मींस पूरे फिजिकल केमिस्ट्री या हम कहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमाउंट वाइज सिंथेसिस जो है, मींस न्यूमेरिकल पार्ट जो है, उनमें मोल कॉन्सेप्ट का सिग्निफिकेंस आता ही है। मींस लैब में आपको कुछ भी करना होगा तो मोल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी हम बेसिकली उसके क्वांटिटी वाइज कैलकुलेट कर पाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, ये मोल कॉन्सेप्ट जो है इसमें बहुत कलेक्शन ऑफ सब टॉपिक्स हैं। बच्चों को 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट बहुत टफ जाता है। वजह क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी सब टॉपिक्स। यदि वो सब टॉपिक्स हम सब क्लियर हो जाएं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो फिलहाल हम बेसिकली ये जो मोल कॉन्सेप्ट की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? तो मोल कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट केमिस्ट्री का जितना भी है उसमें मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा काम पड़ता है। मींस पूरा कैलकुलेशन पार्ट में मोल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, तो इसीलिए हम पहले इसके बेसिक समझना चाह रहे हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखो, मोल की जब भी बात आती है यहाँ पर, मोल की जैसे हम बात करें यहाँ पर, तो मैंने जैसे कहा 1 मोल, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू, यदि हम क्वांटिटी वाइज लिखना चाहें तो क्वांटिटी वाइज बेसिकली तो 6.023 इंटू 10⁻23। और ये बेसिकली यहां पर एटम्स भी हो सकते हैं
मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, या हम इनको सिंपली पार्टिकल कह दें। एक मोल मतलब क्या? इतने पार्टिकल्स। एक मोल का मतलब क्या? इतने पार्टिकल्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोल देते हैं यहां पर? एवोगैड्रो नंबर भी हम इसको बोल देते हैं यहां पर। एवोगैड्रो नंबर भी कहलाता है। तो कोई आपसे पूछे 1 मोल मतलब क्या? 6.023 इंटू 10 पावर 23। इसी को अपन एवोगैड्रो नंबर बोल देते हैं यहां पर। जैसे हम कैलकुलेशन हम डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, 1 डजन मतलब 12 ऑब्जेक्ट। जैसे 1 डजन बनाना मतलब कितने बनाना? 12 बनाना। 1 डजन एप्पल मतलब 12 एप्पल। सिमिलरली 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 पावर 23। जैसे 1 डजन कुछ भी हो, बनाना हो चाहे एप्पल हो चाहे कुछ भी हो, सिमिलरली 1 मोल मतलब 6.023 into 10 power 23 particles. It may be atoms, ions or anything. क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर है। अब आप समझो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने यहां पे बात की है, नंबर ऑफ मोल्स की भी हम यहां पे बात करें। मोल कॉन्सेप्ट को हम किस टर्म्स में पढ़ेंगे यहां पर? मींस मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ। मोल कॉन्सेप्ट को हम किस टर्म्स में समझा सकते हैं? तो पहला बेसिकली हम यहां पे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एटम, इन टर्म्स ऑफ एटम। दूसरा इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। फिर बेसिकली इन टर्म्स ऑफ आयंस, इन टर्म्स ऑफ गैसेस, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर? फिर हम बेसिकली कहेंगे यहां पर मोल कॉन्सेप्ट, और हम किस फॉर्म में देखेंगे? तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया यहां पर, इसके बाद एटॉमिक मास, फिर मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास, फिर मैंने कहा यहां पर इक्विवेलेंट मास, फिर मैंने यहां पर कहा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? तो इन टर्म्स में फिलहाल हम यहां पे बात करेंगे यहां पर। और एक और यहां पर मोल कॉन्सेप्ट, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। मींस सॉल्यूशन के लिए भी हम यहां पर बात करेंगे। तो मुझे बेसिकली मैंने इस टाइप से लिखे हुए हैं, अब हम इन्हीं के टर्म्स में समझाएंगे। मतलब मोल कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या समझाना है? मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एटम, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, in terms of ions, in terms of gases, electron, proton, neutrons, और atomic mass, molecular mass, equivalent mass, empirical formula and mole concept in solution। ये बेसिकली आपको यहां पर इतनी बातें समझना है। क्लियर? तो मोल कॉन्सेप्ट में हम बेसिकली इनके टर्म्स में 1 बाय 1 इसको जल्दी से समझते जाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे? अब देखो ध्यान से, पहला अब हम हेडिंग लिखेंगे यहां पर। आज से मैंने क्या किया है? बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए हैं। बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट किस टर्म्स में पढ़ा जाना है, तो ये मैंने इस टाइप से यहां पर लिखे हुए हैं। इन टर्म्स में हमें मोल कॉन्सेप्ट सीखना है। क्लियर? पहला बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एटम, तो आप ध्यान से समझो यहां पर। इन टर्म्स ऑफ एटम यदि हम बात करें यहां पर, इन टर्म्स ऑफ एटम, तो बहुत ध्यान से आपको समझना होगा यहां पर। जैसे मैंने यहां पर लिखा एटम्स, कोई सा भी एटम आप ले लो, एलिमेंट आपने लिख दिया सोडियम।
सोडियम आपने यहां पर लिया। अब ध्यान से देखना होगा कि सोडियम बेसिकली आपने क्या लिया हुआ है। सोडियम जो आपने लिया है ये एक एटम है कि एक मोल है, ध्यान रखना। यहां पर क्या लिखा गया, एक एटम कि एक मोल। क्लियर। और यहां पर हम एक दो फॉर्मूले भी लिख देते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यदि हम निकालना चाहें, कोई पूछे मोल्स मतलब एक पैकेट, मोल्स मतलब कलेक्शन ऑफ क्वांटिटीज। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स यदि हम लिखना चाहें तो गिवन वेट, वेट या हम कहें मास अपॉन एटॉमिक मास, इधर नहीं दिख रहा, एटॉमिक मास, ठीक ना। जैसे हमें नंबर ऑफ मोल्स लिखना चाहे यहां पर, तो फॉर्मूला क्या लिखना है यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यदि हम एटम्स के लिए बात कर रहे हैं यहां पर, तो मैंने क्या लिख दिया, एटम्स के लिए यहां पे लिखना चाहें तो यहां पे क्या लिख दिया, वेट या हम कहें मास अपॉन एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला आप देखो ध्यान से। यहां पर मास मतलब गिवन वेट, जो भी आपको दिया जाए वेट वो, अपॉन एटॉमिक मास सभी के फिक्स हैं। सोडियम का एटॉमिक मास 23 फिक्स है हमेशा, मींस पीरियोडिक टेबल में हम सोडियम को देखेंगे तो उसका एटॉमिक मास फिक्स है 23। क्लियर। अब एक पॉइंट आप देखना यहां पर, सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहां पर, सोडियम। अब आप समझो यहां पर ध्यान से, अब यहां पर हम जो कैलकुलेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल, ये बात ध्यान रहे, इन टर्म्स ऑफ मोल। अभी मैंने सोडियम यहां पे लिखा, सोडियम इज अ एलिमेंट। सोडियम का एटॉमिक नंबर कोई हमसे पूछे तो एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, ये सब आपको पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं। क्लियर। ये आपको धीमे धीमे प्रैक्टिस में आपको लेना होगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। क्लियर। अब सोडियम मैंने यहां पर लिखा, तो अब सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। अब मैंने यहां पे क्या लिख दिया, सपोज दैट 1 मोल, मैंने यहां पे लिख दिया 1 मोल, 1 मोल मैंने यहां पे लिखा। अब 1 मोल का मतलब देखो, यहां पे फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया था 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1, तो 1 इज इक्वल टू गिवन वेट, गिवन वेट या हम कहें मास। अब यहां पर एटॉमिक मास सोडियम का फिक्स है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास फिक्स हैं, ऑल एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड एटॉमिक मासेस। ये हमें बेसिकली क्वेश्चन में दिया भी जाता है, या बेसिकली हमें याद भी होना चाहिए यहां पर कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 23। अब मास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो यहां पर, तो मास कितना आ गया यहां पर, 23, यहां पर 23 ग्राम। मींस क्या हुआ, एक मोल, एक मोल का मतलब यदि हम लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ वेट तो इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। एक मोल के लिए दो बातें ध्यान रहे, एक मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास, इज इक्वल टू एटॉमिक मास, या हम यहां पे लिखना चाहें तो सोडियम के लिए कितना लिखते हैं यहां पर, 23 ग्राम यहां पर। क्लियर। एक मोल इज ऑलवेज इक्वल टू, नंबर वाइज यदि हम देखें नंबर्स कितने होंगे, तो एक मोल इज ऑलवेज इक्वल टू, एक मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। अब यहां पर एटम के टर्म्स में बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर एटम लिख दो आप यहां पर, इन टर्म्स ऑफ एटम। मींस एक मोल, जब भी हम यहां पर एक एलिमेंट देखेंगे तो बिना सोचे समझे नीचे एक मोल लिख देंगे। एक मोल का मतलब क्या, इट्स एटॉमिक मास। अब सोडियम था तो उसका एटॉमिक मास 23। अब हम नंबर वाइज देखें तो नंबर वाइज क्या यहां पर 6.023 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स यहां पर होंगे। तो ये पॉइंट हम हमेशा लिख देंगे यहां पर, जब भी कोई मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो हम ये पॉइंट पहले वहां पर लिख देंगे। क्लियर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी डेफिनेट टाइप के हैं,
न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर? तो सबसे पहले देखो, एक मोल मतलब इट्स एटॉमिक मास, एक मोल मतलब इतने पार्टिकल्स, ये सब आपस में इक्वल है। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस। क्लियर? अब यहां पर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आप देखो, सोडियम की बात कर रहे थे यहां पर, यदि हम और कोई एलिमेंट की बात करेंगे तो बस यहां पे ये चेंज होगा, ये डेटा फिक्स है। यदि हम यहां पे मैग्नीशियम लिखें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है और ये डेटा फिक्स रहेगा। मैंने कैल्शियम यहां पे लिखा, ये सिमिलर है, ये भी सेम रहेगा, बट यहां पे चेंज किया जाएगा 40, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है यहां पर। क्लियर? अब देखो, एक मोल सोडियम में कितने एटम, तो इतने एटम। यदि मेरे पास 2 मोल सोडियम होते तो एटम कितने होते, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहां पर। यदि आपके पास 3 मोल होते तो एटम्स कितने होते, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने कहा एक मोल मतलब 23 ग्राम, मैंने कहा 2 मोल सोडियम लाओ, 2 मोल सोडियम लाना है, तो आप कितना सोडियम लाओगे, एक मोल मतलब 23 ग्राम, तो 2 मोल मतलब 46 ग्राम, 2 मोल कितने होंगे इसका, 46 ग्राम। क्लियर? आपसे कहा जाए एक मोल मार्केट से सोडियम लाओ, तो क्या लाओगे आप, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। क्लियर? तो सोडियम मैंने यहां लिखा, एक मोल लिखा यहां पर, एक मोल इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतने एटम है तो हम एटम के टर्म्स में लिख दिया। ये डेटा हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज हमेशा यहां पर आएगा। एलिमेंट चेंज होगा तो यहां पे चेंज होगा, बाकी ये सिमिलर रहेंगे यहां पर। तो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आप देखो, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल में पहला यदि हम कहें एक मोल में इतने एटम, तो 2 मोल में डबल। क्लियर? एक मोल मतलब 23 ग्राम, 2 मोल मतलब 46 ग्राम। क्लियर? अब ऐसे देखो, 23 ग्राम सोडियम के लिए बात कर रहे हैं, मतलब 1 मोल, तो मैंने कहा 11.2 ग्राम यदि होता, 11.5 ग्राम, तो कितना हो जाता, आधा मोल हो जाता। क्लियर? तो यहां से न्यूमेरिकल बन जाएगा यहां पर इस टाइप से, 1 मोल मतलब 23 ग्राम, 2 मोल मतलब 46 ग्राम। या हम इसको कैसे पढ़ें, 23 ग्राम मतलब 1 मोल, 46 ग्राम मतलब 2 मोल। सिमिलरली यहां पर 23 ग्राम में इतने एटम्स, तो 46 ग्राम में कितने एटम, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें यहां पर। क्लियर? मैंने कहा 23 ग्राम में इतने एटम, तो 11.5 ग्राम में एटम कितने, तो इसको 2 से इसको डिवाइड कर दो यहां पर। क्लियर? या हम फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें यहां पर, या तो हम इसको इस टाइप से कैलकुलेट कर लें यहां पर, या हम यहां पर फॉर्मूला लगा दें यहां पर इस टाइप से। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास, यहां पर मींस गिवन वेट या गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ये फिक्स्ड क्वांटिटी यहां पर। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे। अब यहां पर देखो, जैसे हम यहां पे क्वेश्चन देखना चाहें, क्वेश्चन यदि हम देखना चाहें यहां पर, मान के चलो उसने कहा कि आपके पास सोडियम के लिए ही बात कर रहे हैं, मान के चलो आपको 46 ग्राम सोडियम दिया हुआ है और उसने पूछा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास कितना है 46 अपॉन सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, तो 23, तो मोल्स कितने हो जाएंगे यहां पर, 2 मोल्स हो गए यहां पर। क्लियर? तो एक तो ये फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे यहां पर। अब नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में भी देख लो फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स मतलब ब्रैकेट में n, नंबर ऑफ मोल्स ब्रैकेट में n इज इक्वल टू, तो एक फॉर्मूला है गिवन एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.2
0 2 3, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डायरेक्ट आप ये लो इंटू 10 रेज़ टू की पावर 23। एक और फॉर्मूला मेरे लिए यहाँ पर ये बन जाता है। यहाँ पर दो फॉर्मूले से हम ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, या हम इसको रफली कैलकुलेट भी कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। क्लियर? तो मुझे ठीक से ये समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो फॉर्मूले, गिवन एटम्स अपॉन 6 × 10 पावर 23। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन यदि आपको यहाँ पे दिया जाए, अब यहाँ पे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आप देखो। पहला क्वेश्चन यदि हम कहें, यदि यहां पर दिया गया है, ठीक ना, अभी हम इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक न्यूमेरिकल आप देखो, यदि मैंने यहां पे लिख दिया फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम। ये मान के चलो एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया। क्लियर? कैसे हम सॉल्व करें? तो पहले देखो फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स पूछा है और नंबर ऑफ एटम्स पूछे यहां पर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो हम यदि यहाँ पे लिखना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है 11.5 ग्राम, और इसका एटॉमिक मास कितना है सोडियम का, पहले हमने आपको बताया 23। तो मोल्स कितने आ गए यहाँ पर 1/2 मोल्स। क्लियर? अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने थे, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला ये था। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहाँ पर देखो 1/2 नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया। गिवन एटम्स अपॉन 6 × 10 रेज़ टू की पावर 23। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये जो डेटा है 6.023 को हम रफली क्या मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 × 10 पावर 23। तो अब यदि हम यहाँ पे लिखना चाहें नंबर ऑफ एटम्स यदि लिखना चाहें तो क्या लिख दिया जाए यहाँ पर, ये डेटा यहाँ पर जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो हम क्या लिख दें यहाँ पर 3 × 10 रेज़ टू की पावर 23। इतने बेसिकली एटम्स हो गए। क्लियर? तो अभी हम इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते चलेंगे। आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझते जाओ। यदि कोई डाउट रहे, कोई सा भी क्वेश्चन रहे, तो आप मुझे बताओ, आप कॉल करके बताओ, तो हम उसको एक बार और समझाएंगे। लेकिन ये बहुत बेसिक्स हैं, आप इसको ध्यान से समझते जाओ। क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा।